हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं हम यहाँ पे आज सी टेट और यूपी टेट में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ये आज हम बात करेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसके बारे में बात करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पे करवाते हैं एनसीईआरटी की बुक से, और किताबों का पूरा जो है निचोड़ भी रहता है। यहाँ पे जो भी टॉपिक यहाँ हम लाते हैं फ्रेंड, वो उसको जो है उसमें से मेन पॉइंट जो जो होते हैं, जो कि एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं, उससे रिलेटेड हम यहाँ से लेते हैं। और यहाँ पे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे सारे क्वेश्चंस। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसके बारे में, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जिसको हम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कोहलबर्ग हैं वो अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अब यहाँ पे हम पहले समझने की कोशिश करेंगे कि नैतिकता होती क्या है, फिर इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे एक एक करके, इसमें जो कीवर्ड्स होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, और लॉरेंस कोहलबर्ग ने कैसे कितने स्टेज बताए और कितने जो है इसमें कैसे क्या क्या बताया है, एज भी बताया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मोरलिटी जो नैतिकता होती है, ये हम किसको कहते हैं। तो यह वह गुण है जिसमें हमें सही गलत का पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो सामाजिक परिवेश क्या है। तो सबसे पहले हमारा परिवार आता है, आस पास पड़ोस, स्कूल, जो रिश्तेदार होते हैं, जो यार दोस्त फ्रेंड्स होते हैं, ये सभी जो है हमारे सामाजिक परिवेश हैं। तो इन्हीं सबों चीज़ों से क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, नैतिकता और अनैतिकता क्या होती है उनके बारे में जानता है। तो यहाँ हम नैतिकता की, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि नैतिकता क्या होती है, जिसमें कि सही और गलत का पहचान होती है, उसमें यही होता है नैतिकता। अब आते हैं हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इनके जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, इन्होंने दो तरह की, एक नैतिक दुविधा जिसको हम मोरल डिलेमा कहते हैं, और एक होती है नैतिक तर्कड़ा जो कि मोरल रीजनिंग होती है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नैतिक दुविधा क्या होती है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ये दे करके बनता है, अच्छे से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं फ्रेंड। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो यहाँ से श्योर है कि आना ही आना है, या पियाजे हुए, या थॉर्नडाइक हुए, या लॉरेंस कोहलबर्ग हुए, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनते हैं, क्योंकि हमने कई बार सीटेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी जो है हम यहाँ से करवाते हैं फ्रेंड, तो उसमें भी है। तो आप अपनी तरफ से भी आप लोग देख सकते हैं, आप लोग खुद ही प्रैक्टिस करिए, अच्छी बात है। उससे भी हमको जो है पहले पेपर में कैसे क्या पूछा गया है उसके बारे में पता लगता है, और इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि नैतिक दुविधा जो मोरल डिलेमा क्या होती है। तो सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति होती है, नैतिक दुविधा कहलाती है। जैसे कि कोई चीज़ अगर हो, उसके बारे में हम ये कहें कि पता नहीं ये सही है कि गलत है, करें कि ना करें, मतलब वो डाउट में रहता है वो कि करें कि ना करें, गलत होगा सही होगा, उसके बारे में वो डिसीजन ले ही नहीं पाता। इस स्थिति को नैतिक दुविधा कहते हैं, मोरल डिलेमा कहते हैं। जैसे कि इन्होंने एक स्टोरी बताई थी, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, हिंज की। इन्होंने जो है हिंज की वाइफ का जो है बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत ख़राब था उनका, और उन्होंने ऐसी डॉक्टर दवा लिखा था, वो दवा जो है वो एक जो केमिस्ट का जो दुकान था उसी पर वो दवा मिलेगा, अगर अदर वो कहीं वो दवा नहीं था। तो उसके पास पैसे भी कम थे और उसको अपने वाइफ को भी बचाना था, तो बेचारा गया और उससे पूछा कि हमको जो है यहाँ पे हमारी जो वाइफ है वो एकदम लास्ट स्टेज पे है, मतलब उसका डेथ होने वाला है, अगर आप दवा दे देंगे तो हमारी वाइफ बच सकती है, उसकी जान बच सकती है। तो उन्होंने कहा कि हमको पूरा पैसे चाहिए, तब हम जाके दवा देंगे, क्योंकि वो दवा की खोज उन्होंने ही किया था। तो वो दवा, वो पूरा पैसा मांग रहा था लेकिन केमिस्ट वाला, लेकिन हिंज के पास पैसे नहीं थे, तो थोड़े ही पैसे थे। उन्होंने कहा कि अभी ले लो, बाद में हम पैसे दे देंगे। उन्होंने बोला कि नहीं, हमको अभी पूरे पैसे चाहिए, फिर हम दवा देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि रात को जा करके
वो चोरी किया दवा और ला करके अपने वाइफ को दिया और उसकी वाइफ अच्छी हो गई। यहाँ पे होता है कि हिंज अगर चोरी करेगा तो उसे पुलिस पकड़ लेगी, अगर चोरी नहीं किया तो उसकी बीवी मर जाएगी। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं फ्रेंड्स कि उसको क्या करना चाहिए। आप लोग खुद बताना फ्रेंड्स कमेंट में कि हिंज को जो है चोरी करना चाहिए उस टाइम कि नहीं करना चाहिए। तो ये बच्चों के दिमाग में आता है कि हिंज अगर चोरी करेगा तो उसे पुलिस पकड़ लेगी, अगर चोरी नहीं किया तो उसकी बीवी मर जाएगी। तो सबसे पहले क्या चीज़ करना चाहिए वो चीज़ है यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे, आई होप कि आपको नैतिक दुविधा समझ में आया होगा। अब आते हैं यहाँ पे नैतिक तर्कड़ा क्या होता है, मोरल रीजनिंग, इसके बारे में बात करते हैं। सही, यहाँ पे सभी नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स। तो सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कड़ा कहते हैं। सही और गलत में से कोई एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना, उसने चोरी को चुना, किसी एक को चुना और उसे ही इम्पोर्टेंट लगा, ज़रूरी लगा, तो वो एक चीज़ को चुना, क्या, चोरी। वो चोरी किया और वो दवा लिया केमिस्ट से और वो अपनी बीवी को ले जा करके दिया, अपने वाइफ को दिया, उसकी वाइफ ठीक हो गई। तो ये होती है नैतिक तर्कड़ा, मोरल रीजनिंग होती है कि मतलब कि सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया। तो यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम, आप 2 फॉर्म भरे हैं और आपका एक ही डेट पे दोनों एग्ज़ाम पड़ गया और दोनों ही एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपकी जो तैयारी हुई है वो एक जो पेपर है वो बढ़िया से तैयारी हुई है, जो दूसरा पेपर है उसके लिए कम तैयारी हुई है, आप उसके लिए प्रॉपर पहले से तैयार नहीं हैं उस एग्ज़ाम के लिए, लेकिन एग्ज़ाम दोनों ही देना है, लेकिन एक ही डेट पे, सेम डेट पे दोनों ही पड़ गया। तो आप अपना जो है सबसे पहले जो अच्छा से तैयारी हुआ है और जिसको आप समझ रहे हैं, आप जानते हैं कि हाँ हम इसको अच्छे से तैयार किए हैं और इसका हम पेपर अच्छे से दे लेंगे, तो उसका जो है आप उसी का चुनाव करेंगे और आप उसी एग्ज़ाम को देंगे। दोनों में से किसी एक ही को एक टाइम पे देना होगा। तो ये होती है नैतिक तर्कड़ा होती है, जिसको हम मोरल रीजनिंग कहते हैं कि सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कड़ा कहते हैं। सही और गलत में से कोई एक को चुनना होता है, जैसे हिंज ने चोरी को चुना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं यहाँ पे, कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं और 6 स्टेज बताए हैं। कहने का मतलब कि एक लेवल में 2 स्टेज बताए हैं, तो 3 लेवल हुए और 6 स्टेज हुए। तो हम एक एक लेवल के बारे में बात करेंगे और उनके स्टेज के भी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला लेवल है यहाँ पे कि प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है, जो कि 4 से लेके 10 वर्ष तक ये जो है होता है। तो इन्होंने 4 से 10, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उन्होंने जो स्टेज बताए हैं उसमें उन्होंने एज वाइज डिवाइड किया है। तो वैसे ही इन्होंने भी, कोहलबर्ग ने भी 4 से 10 वर्ष की जो अवस्था होती है, जो वर्ष होती है, जो 4 से 10 वर्ष का जो बालक होता है, उसके बारे में बताया कि प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर ये 4 से 10 वर्ष तक का होता है और इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कड़ा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। अगर दूसरे लोग कहेंगे कि ये चीज़ें अच्छी है तो हाँ वो अच्छी है, अगर बुरा है तो बुरा है। ये चीज़ें होती हैं 4 से 10 वर्ष के बालक के अंदर। अब इसमें आते हैं, सबसे पहला यहाँ पे है कि इसमें जो लेवल 1 था, जिसमें स्टेज फर्स्ट है यहाँ पे कि दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। इसमें क्या होता है कि बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। तो यहाँ पे जो है कि इसमें बच्चे की जो नैतिकता होती है वो सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। अगर बच्चे को, जैसे कि आपके घर कोई गेस्ट आए, कोई आपका अपने रिलेटिव्स आए, अगर बच्चा उनका पैर नहीं छुआ, नमस्ते नहीं किया, तो सलाम नहीं किया, तो आपने बच्चे जब वो रिलेटिव्स चले जाते हैं तो आप उनको डांटते हैं, बोलते हैं, यहाँ तक कि थप्पड़ भी मार देते हैं कि तूने क्यों नहीं किया, मेरा नाक कटवा दिया, ये वो दुनिया भर की बातें सुनाते हैं, बच्चों को डांटते हैं। तो ये जो है होती है उसकी सजा होती है। किस बात की? वो आज्ञा का पालन नहीं किया, वो आपने कहे फिर भी वो उसने पैर नहीं छुए, उसने नमस्ते नहीं किया, उसने सलाम नहीं किया, इसकी वजह से। तो ये होती है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट, जो दूसरा है यहाँ पे, इसमें स्टेज, जो दूसरा स्टेज है,
तो ये है भावनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। जैसे कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी उसका पेन तोड़ दिया। कहने का मतलब कि हम क्लास में अक्सर बच्चों को देखते हैं कि अगर कोई उसके साथी, उसके फ्रेंड्स जो उसके पास में बैठा रहता है, अगर उसका पेंसिल ले करके तोड़ दिया या इरेजर तोड़ दिया या ले लिया तो वो भी उसका बदला ज़रूर लेता है। और वही होता है कि ये अवस्था में जैसे को तैसा भी कहा जाता है इस अवस्था को, और ये 4 से लेकर 10 वर्ष के बीच में होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं यहाँ पे, वहाँ पे प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर पढ़ा। यहाँ पे रूढ़िगत नैतिकता का स्तर ये हुआ हमारा लेवल दूसरा, और हमने पहला लेवल पढ़ लिया है, ये दूसरा लेवल है। दूसरा लेवल में है कन्वेंशनल स्टेज जिसको बोलते हैं। तो वहाँ से 4 से 10 था, तो यहाँ से 10 से 13 वर्ष की जो अवस्था होती है, जो एज होती है बालक की, वो होती है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, कन्वेंशनल स्टेज होती है। और पहला जो लेवल होता है वो प्री कन्वेंशनल स्टेज होता है, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर होता है। ये रूढ़िगत नैतिकता का स्तर है, उसमें हमने 2 स्टेज जाने, इसमें भी हम 2 स्टेज जानेंगे। तो इस अवस्था में बच्चा क्या करता है कि दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अनुसार सही गलत का निर्णय करता है। जैसे कि अगर कोई यहाँ पे हम जो स्टेज है, जो यहाँ पे अवस्था है, इसके बारे में हम लिखे हैं कि अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता। कहने का मतलब कि अगर उसको अगर कोई शाबाशी दे दे, कोई कहे कि अरे तो गुड बेटा है, गुड बेबी है, गुड गर्ल है, गुड बॉय है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा खुशी होता है। मतलब कि दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है कि हाँ वो हमको बहुत अच्छा बोले हैं, बहुत अच्छे हमको कहे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि हमको वो बहुत गुड गर्ल बोले हैं, गुड बॉय बोले हैं। तो कहने का मतलब कि ये होता है कि दूसरे लोग जो कहेंगे, बच्चा क्या होता है कि उसी पे निर्भर रहता है, अपने मानकों के अकॉर्डिंग, अपने सेंस के अकॉर्डिंग नहीं करता है, दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है और उसी के अनुसार सही गलत का निर्णय करता है। इसी में आता है दूसरा कि कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि अगर बच्चा जो है कहीं जाता है, कोई ट्रैफिक लगा हुआ है रोड पे, तो वो जो है वहाँ पे देखता है कि हाँ यहाँ पे ट्रैफिक है, यहाँ पे हमको रुकना चाहिए, और ये सामाजिक व्यवस्था है, ये जो है पूरे समाज को ये जो है पालन करना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग रहना चाहिए। तो बच्चा भी क्या होता है कि वो चीज़ें देख करके सीखता है और आगे चल करके वो भी उस व्यवस्था को, उस कानून को बनाए रखने की कोशिश करता है। तो ये होती है कि कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था जो होती है उनको बनाए रखने की भावना को डेवलप करता है, विकसित करता है। अब आते हैं कि हम तीसरा अपना लेवल है, तो पहला होता है लेवल प्राक रूढ़िगत नैतिकता, दूसरा होता है कि रूढ़िगत नैतिकता, और ये है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता होता है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 13 वर्ष के ऊपर। इसमें होता है कि निर्णय खुद से लिए जाते हैं, न कि समाज के जरिए कि क्या सही और क्या गलत है। इसमें बच्चा अब 13 वर्ष के ऊपर का हो गया है, अब 13 से एबव उसका एज हो गया है, तो बच्चा क्या करता है कि जो भी निर्णय लेना होता है वो खुद से लेता है निर्णय, वो समाज के जरिए ये नहीं कि क्या सही और क्या गलत है। तो ये इसमें आता है फ्रेंड्स। पहला हम इसमें बात कर लेते हैं कि सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। इसमें किशोर हो जाता है, यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो उस नियम को तोड़ देना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर कोई ऐसा नहीं है, जैसे कि हिंज ने अपने बीवी को बचाने के लिए, ये तो अच्छा काम नहीं है चोरी करना, लेकिन उसकी जान की वो थी कि हाँ अगर हम चोरी नहीं करेंगे, दवा तो ये देगा नहीं केमिस्ट वाला, क्योंकि इन्होंने खुद दवा बनाया है, ज़्यादा पैसा मांग रहा है, हिंज के पास पैसा भी नहीं था ज़्यादा, तो उसने जो है अपने वाइफ को, अपनी बीवी को बचाने के लिए क्या किया कि चोरी किया। तो यहीं पे यहाँ पे है कि जो सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता है, इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है
तो उस नियम को तोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। दूसरा है यहाँ पे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। इसमें किशोर दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि खुद के अपनी, अभी तक तो वो दूसरे के मानकों के अनुसार व्यवहार करता था बालक, अब यहाँ पे है कि क्योंकि अब यह 13 से एबव का हो गया है, 13 वर्ष के ऊपर का एज है उसका, तो बल्कि खुद के अपनी मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरे लोगों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। कहने का मतलब अगर कि कोई बहुत सारे ऐसे बालक होते हैं जो कि अगर किसी को कष्ट में देखते हैं या फिर रोड पे एक्सीडेंट देखते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ें देखते हैं तो उनको ये लगता है कि हमें कुछ हो जाए लेकिन इसको हम बचा लें। तो ये नहीं कि वहाँ पे दूसरा कोई अगर मना करे कि नहीं मान जाओ, रहने दो, ये मत करो, तो वो नहीं, अपनी भले नुकसान हो जाए लेकिन दूसरे लोगों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। तो ये होती है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। तो आई होप जो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत है, नैतिक विकास का सिद्धांत, आपको समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमेशा ही अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की पूरी प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स सब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।